नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर, क्योंकि 11 सीटें हैं और 12 उम्मीदवार हैं, तो इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो जो दिल्ली वासी हैं वो इस वक्त परेशान है बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर के। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, साथ ही अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बड़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में। केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इंतजार। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला। दिल्ली में बिजली बिल के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ सचिवालय पर होगा प्रदर्शन। पार्टी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की करेगी मांग। मुंबई में भारी बारिश को लेकर आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं यूपी में बाढ़ से बिगड़े हालात। प्रदेश भर में आज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट। बिहार में भी भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज करेंगे विश्वास मत का सामना। विश्वास मत से पहले विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने सदस्यों के लिए किया व्हिप जारी। और खेल की खबरों में विंबलडन में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में मेदवेदेव, अल्कराज और जोकोविच मुसेटी के बीच मुकाबला आज। वहीं इटली की जैस्मिन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने महिला एकल में के फाइनल में बनाई अपनी जगह। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सबकी बड़ी खबर का, जहां कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने इस वक्त हिरासत में लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां ईडी ने नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बी नागेंद्र और विधायक बी दाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में ये छापेमारी की गई थी, जिसके बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। बी नागेंद्र पर आपता नोरवा से 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। वाल्मीकि निगम के खाते से 94 करोड़ रुपए दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर करने का भी उनके ऊपर आरोप है और इन आरोपों के बीच में ही ये गिरफ्तारी हुई है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। तो इस की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने बी नागेंद्र को इस वक्त हिरासत में ले लिया है। ईडी ने नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास और इसके अलावा कई जगह पर छापेमारी की गई, जिसके बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। तो बी नागेंद्र की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब उनको हिरासत में लेने के बाद में कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और ईडी जो है उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। तो ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां बी नागेंद्र को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। पूर्व मंत्री है और कांग्रेस के नेता भी हैं, जिन्हें इस वक्त हिरासत में लिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें हिरासत में लिया गया है। ईडी ने वाल्मीकि निगम घोटाले मामले में हिरासत में लिया है बी नागेंद्र को। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने आपको बता दें कि नागेंद्र के बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, पहले तो ये बता दूं कि अभी बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी। पुलिस ने 2 दिन पहले छापे मारे थे और इसके अलावा एसआईटी भी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी की टीम भी पहुंची थी और ईडी की टीम ने बी नागेंद्र, उनके ऑफिस, उनके घर पर और इसके अलावा एक कांग्रेस के विधायक है, उनके यहाँ पर भी छापेमारी की कार्रवाई की थी। ये मामला निकलकर सामने आया था कि जब वाल्मीकि कॉरपोरेशन से संबंधित एक लेखा अधिकारी ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड में एक सुसाइड नोट किया था। उस नोट में इस बात का जिक्र किया था कि कॉरपोरेशन से 187 करोड़ रुपए कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किए गए हैं। उनकी सुसाइड के बाद एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी ने अभी तक करीब 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई भी इस मामले को देख रही है और सीबीआई के बाद ईडी ने भी इसमें मामला दर्ज किया था और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने परसों छापेमारी की कार्रवाई की थी, बी नागेंद्र के यहाँ पहुंची थी। कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जिनके आधार पर यह पता लगता है कि बी नागेंद्र की इसमें भूमिका थी, क्योंकि उस समय मंत्री थे बी नागेंद्र। और करीब 88 करोड़ की जो रकम है वो आईटी कंपनी और इसके अलावा कई सारे जो बैंक के खाते हैं वहां पर ट्रांसफर की गई थी। उसी के बाद ये मामला कह सकते हैं कि ज्यादा सुर्खियों में आया था। लगातार जो विपक्ष है वो भी हंगामा कर रहा था कि जिस तरीके से वाल्मीकि कॉरपोरेशन के जो पैसे हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफर किए गए और उसके एवज में बी नागेंद्र जो मंत्री हैं उनके पास एक मोटी रकम है वो पहुंची थी। अब बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और उनसे जो पूछताछ है वो अभी भी चल रही है, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक आधिकारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है ईडी ने कीर्तिका। जी नीरज, अब हिरासत में लेने के बाद में ईडी जो है कोर्ट में कब तक पेश करेगी? देखिए, हिरासत में लेने का तात्पर्य यह है कि ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कोर्ट में तभी पेश किया जाता है जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। ईडी सिर्फ हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी अगर संतुष्ट होगी तो उनको छोड़ भी सकती है, लेकिन हिरासत में लेने के बाद अगर वो ईडी के सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं देंगे, ईडी उनको दोबारा बुला सकती है। और अगर ईडी को लगता है कि ये ठीक तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ईडी के साथ, तो ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के बाद उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। लेकिन अभी हिरासत में लेकर सिर्फ ईडी पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू हैं। 11 लोगों को वहां पे एसआईटी है उसने गिरफ्तार कर लिया है और ईडी इस पूरे मामले को सूक्ष्मता से देख रही है। तो आप कह सकते हैं कि ईडी हिरासत में लेकर बी नागेंद्र से पूछताछ कर रही है। जो भी नई जानकारी आएगी उसके बाद ईडी अपना अगला कदम उठाएगी। जी नीरज, अब जिस तरीके से ये हिरासत में लिया गया है बी नागेंद्र को, इसके बाद में और भी कई नाम कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। जैसा कि मैं बता भी रहा था कि बी नागेंद्र के यहाँ परसों ईडी की टीम पहुंची थी। एक कांग्रेस के विधायक हैं, उनके यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। इसके अलावा जो कर्नाटक एसआईटी है इस मामले में जांच कर रही है, उसने 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। अब बी नागेंद्र से पूछताछ के बाद जो अगला कदम है ईडी का वही होगा कि बी नागेंद्र किन किन जानकारियों को ईडी से शेयर करते हैं और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अकेले बी नागेंद्र और दूसरे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके सिर्फ वही इस घोटाले में शामिल नहीं है, क्योंकि कई सारे ये भी खाते निकल कर आए कि जिनमें पैसा ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा कई सारी आईटी कंपनियों में भी पैसा लगाया गया था, तो उन लोगों से भी ईडी जल्दी पूछताछ कर सकती है। किस तरीके के सवाल जवाब होंगे नीरज? देखिए, सवाल जवाब जहां तक है ईडी के पास प्रॉपर एक लिस्ट है। ईडी सबसे पहले यही पूछेगी कि 187 करोड़ जिसका आरोप जो लेखा अधिकारी है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लगाया है कि वो आरोप किस आधार पर आप पर लगा है। और इसके अलावा ईडी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि करीब करीब 88 करोड़ की जो रकम है वो कई सारे बैंक खातों में गई है, दूसरी अलग अलग बैंकों में। इसके अलावा जो आईटी कंपनी है उनके कई सारे खातों में गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि करीब करीब 25 करोड़ की जो रकम है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बी नागेंद्र के पास पहुंची है। तो उनसे लेकर जो सवाल जवाब है ईडी के वही रहेंगे कि आपके पास ये रकम कैसे पहुंची, जब वाल्मीकि कॉरपोरेशन से में जो पैसे थे वो 187 करोड़ की रकम है वो दूसरे खातों में क्यों ट्रांसफर की गई। 88 करोड़ की तो सीधी सीधी जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे बैंक खातों में और जो आईटी कंपनी है वहां पर जो कैश है वो ट्रांसफर किया गया, तो इसके पीछे मकसद क्या था। ये तमाम सवाल है जिसके जवाब ईडी बी नागेंद्र से पूछे। जी नीरज, जिस तरीके से अभी फिलहाल बी नागेंद्र को हिरासत में लिया गया है, तो क्या उनके आवास से और जितनी जगह पर छापेमारी की गई, क्या वहां से किसी प्रकार के कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जब्त किए गए हैं ईडी के द्वारा? देखिए, बिल्कुल जब्त किए गए हैं, दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इसके अलावा जो फोन कॉल्स हैं उसकी डिटेल है, मैसेजेस हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है उनकी डिटेल है। उसी के बाद बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए बुलाया है उन्हें।
और उनसे ईडी पूछताछ कर रही है और उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी बातें निकलकर सामने आएंगी ईडी अपना अगला कदम उठाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है बी नागेंद्र की जो भूमिका है, इसके अलावा जो दूसरे लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं जो एसआईटी के द्वारा, तो वो तमाम डिटेल ईडी के पास मौजूद है। अब पूछताछ के बाद नई चीज क्या निकलती है उसके बाद ईडी अपना अगला कदम उठाएगी। आज जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले में बी नागेंद्र के अलावा और ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिन पर कहीं ना कहीं हिरासत की जो सुई है या ईडी की जो सुई है वो इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, बी नागेंद्र चूंकि मंत्री हैं और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में जुड़े हो सकते हैं। हालांकि ईडी अभी नामों का डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि कौन कौन से नाम है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि कई सारे राजनीतिक चेहरे हैं इस घोटाले के पीछे। इसके अलावा कई सारे नौकरशाह हैं, वो इस घोटाले में शामिल हैं। कई सारे जो लोग हैं जो खासतौर से आईटी और बैंक में जुड़े हुए कर्मचारी हैं, क्योंकि उन्होंने इस रकम को ट्रांसफर किया और उस रकम को निकाला गया। तो कई सारे लोग हैं, लेकिन नाम ईडी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि अगर नाम सामने आ जाएंगे तो हो सकता है कि वो सबूत मिटाने की कोशिश करें या हो सकता है कि वो गायब होने की कोशिश करें। यही कारण है कि ईडी अभी नामों को डिस्क्लोज नहीं कर रही है। लेकिन ईडी का ये कहना है कि कई सारे पॉलिटिकल और कई सारे नौकरशाह इस पूरे घोटाले में शामिल है। जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा घोटाला कहाँ है, कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं और कैसे ये पूरा घोटाला जो है वो सभी के सामने आया? देखिए, वाल्मीकि कॉरपोरेशन एक अनुसूचित जनजाति की कॉरपोरेशन है। उसमें खासी एक रकम जमा होती है और उस रकम का प्रयोग अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों और उनकी योजनाएं उस पर खर्च होता है। अब हुआ ये कि 187 करोड़ की जो रकम है वो इससे ट्रांसफर कर ली गई और ये आरोप लगाया अनुसूचित जनजाति जो वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कॉरपोरेशन है उससे जुड़े लेखा अधिकारी ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पाया कि 187 करोड़ की रकम बैंक से ट्रांसफर की गई है और जिसका ना तो पर्पज सामने आ रहा है और ना ही ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये रकम किस लिए ट्रांसफर की गई है। उसके बाद इस लेखा अधिकारी के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि इस घोटाले को सामने ना लाए, लेकिन उस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद एक लंबा चौड़ा जो नोट है वो छोड़ के गए और उस नोट में इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से पॉलिटिकल जो लोग हैं इस घोटाले में शामिल हैं, कई सारे नौकरशाह इस घोटाले में शामिल हैं और 187 करोड़ की जो रकम है वो ट्रांसफर की गई। उसके बाद एसआईटी बनी, एसआईटी ने 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और सीबीआई ने इस मामले में जांच करी। सीबीआई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया और छापेमारी की कार्रवाई की। परसों सीबीआई की टीम पहुंची थी बी नागेंद्र और इसके अलावा एक कांग्रेस के विधायक है उनके आवास और परिसर में, वहां पर छापेमारी कार्रवाई के बाद कई सारे डिजिटल साक्ष्य, कई सारे दस्तावेज इससे रिलेटेड बरामद हुए। उसके बाद ही बी नागेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर बी नागेंद्र को हिरासत में लेकर ईडी तमाम सवालों के जो जवाब है वो पूछने की कोशिश कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से ईडी ने अभी नहीं बताया है कि बी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और फिलहाल अब बी नागेंद्र को इस वक्त हिरासत में लिया गया ईडी के द्वारा। अब देखना होगा कि क्या कुछ सवाल जवाब रहते हैं और अगर ईडी उन सवाल जवाबों से संतुष्ट होती है तो ठीक है, वरना उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक और खबर है जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम फैसला आज आने वाला है। दिल्ली में जो कथित आबकारी नीति से घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल अपनी याचिका में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। तो वहीं शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 208 पन्नों की इस चार्जशीट में केजरीवाल को मामले का पूरा किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया। इस चार्जशीट में कहा गया कि घोटाले से मिला हुआ सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। तो अब इस पूरे मामले पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जब अहम सुनवाई होगी तो ये फैसला सामने निकल कर आएगा और उसमें देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। सीधा हमारे साथ में विकास सारथी से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, आपके पास में क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है सारी चीजें और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ अहम फैसला आएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अपडेट क्या है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच लगभग 10:30 बजे अपना फैसला इस पर सुनाएगी। और आप याद करें कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो उनकी जो पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में थी, उसमें उन्होंने जमानत नहीं मांगी, उन्होंने सीधे अपनी गिरफ्तारी को और ईडी ने जो उनको केस में आरोपी बनाया उसको सीधे चुनौती दी थी। अब यहाँ पर आज जो फैसला आएगा वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आया तो वो ईडी के लिए एम्बैरेसिंग होगा। हालांकि आप ये माने कि अगर यहाँ से बहुत बड़ा फेवरेबल ऑर्डर भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ भी जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इस मामले में बिल्कुल बेदाग है, क्योंकि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला है वो प्रक्रिया को लेकर के भी ज्यादातर सवाल उठाए गए थे कि अरविंद केजरीवाल को बताया नहीं गया कि वो आरोपी हैं या उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। दूसरा, उनको पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। ऐसी दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील की थी कि उनको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का और गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये सारी बातें, इन सारी बातों पर फैसला आना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी कानून सम्मत थी या नहीं थी, ईडी ने जो गिरफ्तारी की, और इसलिए ये अहमियत रखती है खास तौर से। बहरहाल इसमें एक चीज और भी है कि अगर उनको ईडी के मामले को छोड़ भी दें तो अब वो सीबीआई की सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया था उस मामले में न्यायिक हिरासत में है, तो उनको कोई राहत मिलती हुई किसी भी परिस्थिति में यहाँ नहीं दिख रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में ही फैसला दे या ईडी के पक्ष में फैसला दे, उनकी स्थिति जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि वो सीबीआई के मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। ये जो फैसला आने वाले दिनों में जो गिरफ्तारी करता है ईडी, उसको लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से दिशा निर्देश देगा ईडी को कि किसी प्रोसीजर का पालन करना है नहीं करना है, इसके लिए ईडी के लिए ज्यादा अहमियत रखता है आज का फैसला अरविंद केजरीवाल की बनिस्बत। विकास, आखिर लगभग क्या समय रहेगा जब ये अहम सुनवाई होगी और अहम फैसला सामने आएगा हम सभी के? देखिए 10:30 बजे हम उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला पहला जो जैसे ही बेंच असेंबल होगी सुनवाई आज के मामलों की सुनवाई के लिए, सबसे पहले कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी, तो 10:30 बजे इस फैसले के आने की पूरी उम्मीद है। तो यानी कि कुछ देर का और इंतजार करना होगा हमें इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, कुछ ही समय में ये स्थिति साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल की जो सारी दलीलें थी उनकी गिरफ्तारी को लेकर के वो कोर्ट मानता है या नहीं मानता है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा 10:30 बजे। जी चलिए, शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले पे हालांकि नजर हमारी लगातार बनी, क्योंकि अब से कुछ ही देर का और वक्त है, लगभग 10:30 बजे जब अहम फैसला आएगा अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो देखना होगा कि राहत मिलती है या नहीं मिलती है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज अटन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे अब आज की अगली बड़ी खबर का। जी हां, महाराष्ट्र में आज MLC चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है और विधान परिषद की आपको बता दें कि 11 सीटें हैं, लेकिन इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच आज अहम मुकाबला है। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना भी शुरू किया है और इससे पहले अगर देखा जाए तो चुनाव के लिए एनसीपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने विधायकों के साथ में अंधेरी के द ललित होटल से निकले हैं। साथ ही आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार के 37 विधायक हैं। विधान परिषद के 2 उम्मीदवार एनसीपी अजित पवार खेमे से चुनावी मैदान में हैं। राज्य विधान मंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्यों का 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए आज ये चुनाव हो रहा है।
महायुति ने 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में विधान परिषद का यह चुनाव इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अब इस पूरे पे, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब मतदान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर इस वक्त जुड़ गए हैं। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? 9 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 4 बजे तक ये मतदान होगा। उसके बाद में शाम 5 बजे नतीजे भी आज सभी के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये गुप्त मतदान होगा और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि सभी पार्टी के जो नेता है, जो विधायक है, वो अब विधान भवन में आना शुरू हो चुके हैं। हमने जो तस्वीरें देखी उसमें देखा कि अजित पवार गुट के जो विधायक है वो एक बस में एक साथ ही विधान भवन आए थे और अब जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रक्रिया के साथ साथ भी जो है दावे प्रतिदावों का दौर भी शुरू हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता विपक्ष है विधानसभा में विजय वडेट्टीवार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हालांकि कांग्रेस में कोई क्रॉस वोटिंग इस मतदान में नहीं होगी। अगर होती है तो महायुति में होती है, लेकिन कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो है, कांग्रेस के जो विधायक है वो उनके साथ है और इसीलिए कांग्रेस के तीनों विधायक जो है वो चुन कर आएंगे। ये दावा जो है कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। वही अगर बात करें महायुति की तरफ से तो महायुति के जो नेता है उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ तक आंकड़ों का गणित है, आंकड़ों के गणित में वो फिट बैठते हैं। खासतौर पर जिस प्रकार से कुछ निर्दलीय उम्मीदवार उनके साथ है और कुछ अलग पार्टी जो छोटी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार भी जो है, उनके जो विधायक है उनके साथ है। तो ऐसे में महायुति के भी जो है सभी 9 के 9 उम्मीदवार जीत के आ सकते हैं, ऐसा दावा जो है महायुति की तरफ से किया है। एक बार आंकड़ों पर ध्यान दें, तकरीबन 274 का आंकड़ा है, मतलब 274 जो है वो विधायक है जो आज मतदान करेंगे। 11 सीटें हालांकि विधान परिषद की होने वाली है। तो ऐसे में तकरीबन जो आंकड़ा इस वक्त में मिल पा रहा है तकरीबन 23 जो है विधायक चाहिए होंगे एक जो है विधान परिषद के सीट को जीत दिलाने के लिए। तो ऐसे में जो महायुति का आंकड़ा अगर देखा जाए तो महायुति का आंकड़ा 181 होता है, लेकिन उनके साथ कुछ निर्दलीय भी है और साथ ही साथ कुछ छोटी पार्टी है, उनके विधायक भी महायुति के साथ है। तो वही अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा अगर देखा जाए 64 आंकड़ा उनका बनता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के साथ भी अगर देखा जाए कुछ निर्दलीय है। तो ऐसे में अगर दोनों भी साइड से अगर अपने उम्मीदवार अगर चुनावी रण में अगर खड़े हैं तो उनको जीत दिलानी है, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है क्योंकि दोनों भी पक्षों के पास जो आंकड़ा होता है वो पूर्ण आंकड़ा उनके पास नहीं है। तो ऐसे में कुछ निर्दलीय जरूर जो है अपने पाले में लाने की प्रयास जो है दोनों पक्षों द्वारा होगा और साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती ये तो खैर शाम 5 बजे तक हमें इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो आज का जो ये चुनाव है इसका सीधा असर अगले 3 महीने में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उन पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। शिशिर, देखो हालांकि इससे मनोबल जरूर बढ़ेगा। अगर जाहिर सी बात है अगर महायुति अगर अपने सभी 9 उम्मीदवार जिताती है तो ऐसे में उनका मनोबल और मजबूत होगा। और वही अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो हालांकि उनका मनोबल इस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो ऐसे में इस वक्त वो काफी जो है आश्वस्त है कि उनके जो पूरे तीनों उम्मीदवार है वो चुन के आएंगे। तो ऐसे में आज के चुनाव अगर देखा जाए तो एक लिटमस टेस्ट कहेंगे विधानसभा चुनाव होने से पहले कि आखिर किसके पास ज्यादा विधायक की संख्या है। जिस तरीके से देखा जाए तो 11 सीटें हैं और 12 उम्मीदवार हैं। हालांकि अब इसमें से कोई ना कोई एक उम्मीदवार जो है उसे बाहर का रास्ता तो देखना ही पड़ेगा, यानी कि 11 चुन कर के आएंगे, लेकिन वो 11 किस किस पार्टी के होंगे इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। लेकिन साथ ही अगर क्रॉस वोटिंग की बात की जाए या पिछले 2-3 दिनों से जो हम राजनीति में हलचल देख रहे हैं, सभी विधायकों को इकट्ठा करना, एकजुट करना, लगातार बैठकें करना, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं शिशिर? बिल्कुल, देखिए ये सभी पक्ष जानते हैं कि ऐसे में अगर जिस प्रकार से उम्मीदवार जिस प्रकार से खड़े हुए हैं उनको अगर जीत दिलानी है तो ऐसे में आंकड़ों का गणित जो है वो फिट बैठना जरूरी है। और इसीलिए सभी पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो उनके उम्मीदवार है वो इंटैक्ट रहे, वो क्रॉस वोटिंग में न जाए। इसलिए जो पार्टीज है वो अपने उम्मीदवारों के होटल में गई। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अजित पवार के जो विधायक है वो मुंबई के एक होटल में यहाँ पर रुके हुए, बाकी अन्य पार्टी के विधायक भी अलग अलग जगह पर ठहरे हुए हैं। हालांकि पार्टियों की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वोटिंग की पूरी
प्रक्रिया है वो समझाने के लिए विधायकों को एक साथ रखा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से 11 सीटें हैं, 12 उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में बिना क्रॉस वोटिंग के अगर अपने उम्मीदवारों को जिताना है तो काफ़ी मुश्किल टास्क होगा। तो अपने उम्मीदवारों को बांधना भी अगर देखा जाए तो एक प्रमुख लक्ष्य है, और दूसरी बात कि किस प्रकार से और ज़्यादा वोट जो है बाकी अन्य विधायकों से इकट्ठा करें, इस पर भी ज़्यादा ध्यान होगा, और इसीलिए शायद ये सभी विधायक जो है अपनी पार्टी के एक साथ रखे गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, महाराष्ट्र के विधान परिषद का मतदान इस वक्त चल रहा है। 11 सीटें हैं और 12 उम्मीदवार हैं, यानी कि 11 सीटों में अब 12 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को जरूर बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन वो कौन से 11 उम्मीदवार जीतते हैं इस पर हमारी नजर लगातार बनी है। फिलहाल शुक्रिया शिशिर तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बिजली बिल पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का आज हल्ला बोल है। दरअसल दिल्ली में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर आज प्रदर्शन भी करेगी और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने साठगांठ करके जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई, तो वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं और इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दरअसल बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी, यानी कि बीती 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दामों के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी हमें नजर आएगी और ये 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। और इन सब के बीच हैरानी की बात तो यहां यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड BRPL का PPAC 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड BYPL का PPAC 37.75% तक बढ़ा है। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में पावर सप्लाई करती है, उसका PPAC सबसे ज्यादा 38.75% बढ़ा है। तो जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, वो अभी तक जल संकट से परेशान थे और अब कहीं ना कहीं जो बिजली बिल में बढ़ोतरी है उससे अब कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए ताज़ा अपडेट के साथ में। गिरीश, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। आपके पीछे की कई सारी जो तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे हैं, यानी कि बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग भी अरविंद केजरीवाल की जा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कृतिका, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब लोगों के बिल जो है और ज़्यादा बढ़कर आएंगे। PPAC की जो दरें हैं उनको बढ़ा दिया गया है और उसका असर कहीं ना कहीं जो देश की राजधानी दिल्ली के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिलों पर पड़ने वाला है। ऐसे में दिल्ली भाजपा ने खास तौर पर इसका विरोध किया है और कहा है क्या जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल से ही लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी ललित से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये शहीदी पार्क है ITO के नज़दीक और यहाँ शहीदी पार्क से जो है पूरा ये मार्च चलेगा और दिल्ली सचिवालय तक ये पूरा मार्च जाएगा और दिल्ली भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना आरंभ हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पूरी तरह से ये मार्च किया जाएगा दिल्ली भाजपा की ओर से, जिसमें खास तौर पर दिल्ली की जनता की आवाज़ को उठाया जा रहा है। आप इनके बोर्ड पर भी देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली भाजपा ने लिखा है कि अब जेल से भी लूटेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया महंगी बिजली का करंट,
पीपीएसी चार्ज बढ़ाकर बिजली के दरों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की है। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होने आरंभ हो चुके हैं। जो दिल्ली के स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। दिल्ली के 7 सांसद इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे। इसके अलावा दिल्ली के जो विधायक हैं वो इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले हैं। स्थानीय निगम पार्षद हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ दिल्ली की जो जनता है वो भी इनके साथ कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में दिखाई दे रही है। और सबकी यही मांग है कि ये जो बढ़ोतरी की जा रही है इसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। और केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दें अपने उसके पद से, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो जेल से ही दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इस तरह का आरोप लगाया है दिल्ली भाजपा ने। और अब से कुछ देर बाद जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दिल्ली सचिवालय की ओर कूच करेंगे। हालांकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए 10:30 बजे का बाद का समय ये रखा गया है ताकि जो लोग जो अपने ऑफिस जाने वाले हैं उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से लोगों के दिल्ली के अंदर बिजली उपभोक्ता हैं उनको बढ़ोतरी जो उनके बिलों में बढ़ोतरी होगी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा ने खुद संज्ञान लेते हुए ये प्रदर्शन किया है। और वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को अतिरिक्त कोई बिल भुगतान ना करना पड़े, इसके लिए वो दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। और साफ साफ दिल्ली भाजपा का ये कहना है कृतिका कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल में बैठकर भी दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से फिर से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां पर किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बोर्ड लेकर पहुंचे हुए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अब जेल से भी लूटेंगे दिल्ली को केजरीवाल। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया महंगी बिजली का करंट, पीपीएसी चार्ज बढ़ाकर महंगी की बिजली। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली भाजपा है वो अब सड़क पर उतरने वाली है। और खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से खास तौर पर उनके इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ वो पहुँचने वाले हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से घेरती नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन गिरीश अगर देखा जाए तो ये वही आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर। गिरीश अगर देखा जाए तो ये वही आम आदमी पार्टी है जो फ्री बिजली का वादा करके सत्ता में आई थी और अब आज बिजली के जो बिल हैं उसी में दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि उनको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा। लेकिन अभी आपने पिछले कुछ महीने से देखा ही है किस तरह से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के कई इलाके हैं पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो कहाँ गया वो फ्री पानी? फ्री पानी तो छोड़िए, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा था कि फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री बिजली तो छोड़िए पीपीएसी तमाम तरह के चार्ज लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों के जो बिजली उपभोक्ता हैं दिल्ली के अंदर उनके बिलों के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर। अब जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं अब मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है जब बिजली के बिल को जो दाम है वो जब बढ़ाए गए तो जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब जनता के पास में जो बिल आएंगे वो सीधा बढ़े हुए रेट के साथ आएंगे। ये तो सरासर कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता है उसके साथ धोखा किया जा रहा है। बिल्कुल, जो दिल्ली भाजपा का साफ कहना है कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी क्योंकि किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई और पीपीएसी की जो दरें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई। अब जब लोगों के बिल बढ़े हुए आएंगे तो उनको हैरानी होगी क्योंकि किस तरह से वो बिल चुकाएंगे, लोगों के कई हजार बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे में उससे पहले ही दिल्ली भाजपा ने इस तरफ ध्यान दिलाते हुए लोगों को कहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है उसे देखते हुए खासतौर पर दिल्ली भाजपा काफी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे नाराज है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। पहले दिल्ली भाजपा ने
पानी को लेकर प्रदर्शन किया था, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत चल रही थी, लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था, उसको लेकर प्रदर्शन कर रही थी। और अब जब बिजली के बिलों की मार लोगों पर पड़ेगी तो ऐसे में दिल्ली भाजपा चाहती है कि ये दरें वापस हों और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में राजनीति भी नजर आएगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों दिल्ली वासियों की जेब पर यह बोझ लगाया गया है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 10 में यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे मौसम के हाल। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे मौसम को लेकर। दरअसल देश के कई राज्यों में बाढ़ तो कहीं पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और वहीं मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों में भारी बारिश होगी, जिसमें कोंकण और गोवा, मुंबई समेत मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक के दक्षिण में भीतरी इलाकों में आज से लेकर 15 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो यह है महाराष्ट्र का हाल। तो महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 2 दिन और बारिश की जो मार है वो मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो ये तो बात रही महाराष्ट्र की, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ने की वजह से यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और कई गांवों का संपर्क सड़क से कट चुका है। इन जिलों की अगर हम बात करें तो 633 गांव की 7,97,176 जनसंख्या जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। इसमें जिन 12 जिलों की हम बात करें उसमें सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर। ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के बाद गर्रा नदी की बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। गर्रा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात जो है वो वहां का इस वक्त थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने की वजह से वहां की सेवाएं ठप हो गई और लगभग 250 मरीज जो उस दौरान वहां पर भर्ती थे उन्हें तुरंत ही दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा अस्पताल के आसपास की जो 15 से 20 कॉलोनियां हैं वहां पर भी बाढ़ का पानी घुस गया। जो लोग हैं वो जरूरी सामान लेकर पलायन करते हुए नजर आए। खीरी के धौरहरा में प्रशासन और NDRF की टीम ने शारदा नदी पार से 24 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला है। और इसके अलावा अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में डूबने से 1 और आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। शारदा, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, क्वानो के साथ ही अब राप्ती के भी उफनाने से गोरखपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधित कार्यों में लापरवाही एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिले के ADM, FR और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इन 5 जिलों के लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा और अगर जवाब संतोषजनक इन अधिकारियों का नहीं होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त बलरामपुर और श्रावस्ती का बीते गुरुवार को निरीक्षण भी किया और राहत सामग्री भी वितरित की। और इस न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां जोशीमठ के पास भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 60 घंटे से ज्यादा समय से अवरुद्ध रहा है।
फंसे हुए वाहन और तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी और व्यवसायी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय सेना ने भी तीर्थयात्रियों के लिए लंगर स्थापित करके अपना समर्थन बढ़ाया है। तो उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, क्योंकि पिछले अगर देखा जाए तो 60 घंटे से ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वाहन वहां फंसे हुए हैं। और हालांकि रास्ते को क्लियर करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार वहां पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटों से लगातार जब लोग फंसे हुए हैं तो ऐसे में वहाँ पर लंगर भी लगाया गया है। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, वहाँ के जो सेना के जवान हैं, वो जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लंगर के जरिए खाना उनको दिया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर भूखा ना रहे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पिछले 60 घंटों से अवरुद्ध है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों साइड में नजर भी आ रही है। तो उत्तराखंड के बाद में अब बात असम की भी कर लेते हैं, जहां बारिश कम होने की वजह से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार जरूर नजर आ रहा है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों में बुरहीडिंग और दिसांग और कुशियारा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। राज्य के करीब 13.9 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 26 जिलों के 2,500 से ज्यादा गांव अभी भी जलमग्न हैं। 41,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या फिलहाल 83 है। वहीं कल बाढ़ के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और फिलहाल बाढ़ का पानी जो है वो घट भी रहा है धीरे धीरे, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। और देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश तो हो ही रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो वहीं मानसून की सक्रियता के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश के आसार है, जिनमें बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय के ज्यादातर हिस्से इसमें शामिल हैं। वहीं बात अगर हम दक्षिण भारत की करते हैं तो तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी झमाझम बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो वहां भी बारिश के पूरे आसार हैं। खास तौर पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पड़ोसी देश नेपाल में भी मौसम को लेकर जो ताजा अपडेट मिल रही है उसमें नेपाल के नारायणी नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इस वक्त। साथ ही लगातार बारिश के कारण वहां भी भूस्खलन हो रहे हैं, तो वहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बचाव अभियान के लिए नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल अपनी अहम भूमिका निभा रही है। वहीं कावेरी जल नियंत्रण समिति ने कर्नाटक को तमिलनाडु को हर दिन 1 टीएमसी पानी जारी करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर जल संसाधन विभाग की एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कावेरी घाटी के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री के गृह कार्यालय कृष्णा में होगी। इससे पहले पानी की भारी कमी का सामना करने के बाद कर्नाटक सरकार ने कहा था कि वो केंद्र के कहने पर भी तमिलनाडु को पानी देने की स्थिति में नहीं होगी। भाजपा के इन आरोपों से इनकार करते हुए कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से पानी छोड़ रही है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा झूठ कह रही है। उनका कहना है कि पानी तभी छोड़ा जा सकता है जब कर्नाटक के पास पानी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक के पास छोड़ने के लिए पानी नहीं है, ऐसे में तमिलनाडु या किसी अन्य को पानी की एक बूंद भी नहीं देते हैं। इसके अलावा साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यहां तक कि तमिलनाडु ने पानी की मांग भी नहीं की है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि उनका राज्य तमिलनाडु को पानी नहीं देगा, भले ही केंद्र उसे ऐसा करने का निर्देश दे दे। मुख्यमंत्री का कहना है कि चाहे कोई भी हो वो पानी नहीं देंगे। कावेरी जल बंटवारे को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच दरअसल लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। नदी को किसी भी राज्य में लोगों के लिए जीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है और केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच उनकी व्यक्तिगत जल साझाकरण क्षमताओं के संबंध में विवादों का निपटारा करने के लिए 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का
गठन किया था। तो इस आपको बता दें कि तमिलनाडु को अब हर दिन 1 टीएमसी पानी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कावेरी जल नियंत्रण समिति ने कर्नाटक को ये निर्देश दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इससे सीधे तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर जल संसाधन विभाग की आज आपात बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और इसी बीच चलिए सीधा रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का न्यूज़ एट 10 में, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको हम लगातार हर एक अपडेट बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल आज बड़ी राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिका दायर की गई थी और साथ ही ईडी की जो गिरफ्तारी है उसको भी अवैध बताया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस याचिका में। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत आज मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तारी की वैधता वाले पहलुओं पर अब जो है बड़ी बेंच है वो अब इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई करेगी, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से ये सुनवाई हुई है उसमें ये जरूर साफ हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। The court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Mr. Vivek Jain. देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है।
उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जिस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के ये चुनौती दी गई थी इस याचिका में, और इस याचिका की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिल चुकी है। लेकिन साथ ही जो गिरफ्तारी की वैधता वाला जो पहलू है उसको फिलहाल बड़ी बेंच में शिफ्ट किया गया। बड़ी बेंच अब इसकी सुनवाई करेगी। अधिक जानकारी के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम राहत जरूर मिल गई है। ईडी मामले में आप ये कह सकते हैं कि अब उनको छुटकारा मिलता दिख रहा है, जो कि लंबे वक्त तक उनकी राह चलेगी जब तक कि वो ईडी मामले में कन्विक्ट नहीं हो जाते। जब तक अगर उन्हें अदालत दोषी करार दे देता है तभी उनको वापस गिरफ्तार इस मामले में किया जा सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज देखिए ये माना कि जो इसमें गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी की जरूरत के जो ग्राउंड्स लिए थे अरविंद केजरीवाल ने, वो बड़ी बेंच को सुनने हैं। जाहिर है बड़ी बेंच सुनने में समय लगेगा और 3 महीने वो पहले से जेल में है, इसीलिए उस सुनवाई के निस्तारण तक, उसके डिस्पोज ऑफ होने तक आरोपी को जेल में रखना अनुचित होगा। कोर्ट ने ये माना कि वो 3 महीने पहले ही जेल में रह चुके हैं। तो ये उनको एक बड़ी राहत मिल गई है कि ईडी मामले अब जब तक वो दोषी अगर करार किए जाते हैं तभी उनकी समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन जहां तक उनके जेल से बाहर आने की बात है उसमें अभी और फासला है, उसमें अभी और समय लगेगा, क्योंकि सीबीआई ने उनको जो गिरफ्तार किया उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वो चीजें अब हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उनकी एक पिटीशन लंबित है, जिस पर सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा कि वहां उनको कितनी राहत मिलती है, कब मिलती है। लेकिन ईडी मामले से आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय की राहत उनको यहाँ पर मिलती दिख गई है। ट्रायल कंक्लूड होने तक वो कम से कम इस राहत को ये उनके ऊपर लागू रहेगी। उनकी गिरफ्तारी की तलवार ईडी मामले में फिलहाल नहीं लटकेगी। सीबीआई मामले में उनको राहत कब मिलती है ये देखना होगा। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार ये सोचा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो जेल से बाहर आ जाएंगे, जो जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, या अभी हमने वकील को भी सुना अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने भी यही कहा कि अभी जो अब अगली सुनवाई है वो हाईकोर्ट में होगी और उसके बाद में ये देखना होगा कि ये जो जेल से बाहर आने का जो रास्ता है अरविंद केजरीवाल का वो साफ होता है या नहीं। विकास, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो चलिए विकास, आपके पास वापस आएंगे। आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या इस वक्त सामने आ रही है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत जरूर मिल गई है और इस पर ताज़ा अपडेट भी हम अपने सहयोगी से लगातार ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जो है वो भी सुनवाई होनी है और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ होगा। अगर वहां से भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस दौरान उसकी सुनवाई करते हुए जरूर राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली है। हालांकि जो गिरफ्तारी की वैधता वाला जो पहलू है जिसे इस याचिका में लाया गया, उस पहलू की अगर हम बात करें तो उस पहलू की अब जो सुनवाई है वो बड़ी बेंच करेगी, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हमारे सहयोगी विकास सारथी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जी विकास, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि ये केस की मेरिट्स को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है, बल्कि कोर्ट ने क्योंकि मामला बड़ी बेंच को रेफर किया है और उसमें वक्त लगेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का भी पालन हो, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कोर्ट ने ये देखते हुए दी कि वो लगभग 90 दिन से ज्यादा से ईडी मामले में जेल में रह चुके हैं। जो भी नतीजा आएगा, इस जो बड़ी लार्जर बेंच जो भी फैसले पर पहुंचेगी उसका असर अरविंद केजरीवाल के केस पर होगा। इस बीच में उनको राहत ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईडी की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब जब तक कि वो इस मामले में दोषी करार नहीं दे दिए जाते तब तक उनके वापस जेल में जाने का ईडी मामले में कोई ऐसी बड़ी आशंका उनको नहीं दिखेगी। तो ये बड़ी राहत उनको लंबे समय के लिए मिली है। जब तक अब ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता ये राहत लगभग बरकरार रहेगी।
लेकिन बाहर आने का जो मामला है उनका सीबीआई मामले में, क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में है, उनको एक बड़ी लड़ाई, आप ईडी के मामले में भी देखें कि वो पहले दिन ये जो याचिका थी ये उनकी गिरफ्तारी के शुरुआती हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी। कितने वक्त बाद उनको ये रिलीज मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आप देख सकते हैं। सीबीआई में भी उनको एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तब जाकर के उनकी जेल से बाहर जाने का रास्ता साफ हो पाएगा। यानी अभी उनके महीना भर जेल से आने की कोई उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई मामले में उनकी सुनवाई करनी है और तब ये तय होगा कि वापस अरविंद केजरीवाल जेल से कब तक निकल पाएंगे। सीबीआई मामले में निकल भी पाएंगे यानी, क्योंकि पीएमएलए में कानूनी इंटरप्रिटेशन का जो मसला था कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी, नोटिस उनको भेजे गए, कभी विटनेस के तौर पर उनको बुलाया गया या आरोपी के तौर पर बुलाया गया, उनको जो समन भेजे गए थे उनमें स्पष्टता नहीं थी शुरू के 7-8 समन में, ये सारे ग्राउंड थे पीएमएलए के में। सीबीआई के मामले में इस तरह का रिलीफ हासिल करने के लिए उनको बड़ा एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, जिस तरीके से ये भी सामने आया कि कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी की वैधता वाली जो पहलू है उसे अब सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बेंच है उसमें सुनवाई की जाएगी, तो उसमें कितना वक्त और लग सकता है विकास? सुप्रीम कोर्ट इस बेंच को ये लगता है कि जब लार्जर बेंच को मसला भेजा जाता है तो आप समय तय नहीं कर सकते। बेंच का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 जजों की संविधान पीठ सुनेगी, 3 की सुनेगी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट दूसरी बेंच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा कारण है कि वो उस पर फैसला कब आएगा, ये में वक्त को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत दी गई है। मेरिट्स पर नहीं, ये सिर्फ इसलिए दी गई है कि वो पहले से ही 3 महीने जेल में रह चुके हैं और जब ये मामला लंबित है तो एक चुने हुए नेता को इतने लंबे समय तक जेल में रखने को लेकर के भी जो बाकी दलीलें दी जा रही थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कहीं ना कहीं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने पॉलिटिकल जो फंडिंग है, पार्टीज की फंडिंग, उसको लेकर के भी कुछ बिंदु जो है उनको उठाया है जो अपने जजमेंट में है, उन पर भी क्या लार्जर बेंच सुनवाई करेगी, ये सारी चीजों को देखते हुए वक्त लगेगा और इसीलिए उनको इंटरिम रिलीफ दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल राहत जरूर अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, लेकिन अभी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ। इस खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।